नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधि क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 74 से लेकर 77 तक। गंगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर धनश्री योगेश कदम और ये हमारी एक खास सीरीज है जो जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स की तैयारी में आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है। तो आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन पर बात करेंगे। ये है सेक्शन 78। ये सेक्शन डील करता है सर्टिफाइड कॉपीज की जेन्युइननेस के प्रिजम्पशन से, यानी प्रमाणित प्रतियों की वास्तविकता के बारे में उपधारणा। ये डॉक्यूमेंट से जुड़े चैप्टर 5 का एक बहुत ही कोर हिस्सा है और एग्जाम्स के लिए तो ये बेहद जरूरी है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे से सवाल से समझते हैं। कोई भी अदालत किसी सरकारी फोटोकॉपी पर आखिर भरोसा करती कैसे है? इसी प्रैक्टिकल सवाल का लीगल जवाब देता है सेक्शन 78। अगर हम कानून की भाषा को देखें तो ये साफ साफ कहता है कि कोर्ट हर उस डॉक्यूमेंट को असली मानेगी जो एक सर्टिफाइड कॉपी होने का दावा करता है, पर शर्त यह है कि उसे किसी सरकारी अफसर ने ठीक से सर्टिफाई किया हो। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी शब्द है वो है शैल प्रिज्यूम। इसका मतलब है कि कोर्ट के लिए ये मानना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है, हाँ, जब तक कि कोई इसके खिलाफ कुछ साबित न कर दे। अच्छा, अब देखते हैं कि सेक्शन 78 का ये प्रिजम्पशन लागू करने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए। आप इन्हें इस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी कह सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट का नेचर, उसकी लीगल एडमिसिबिलिटी, प्रॉपर सरकारी सर्टिफिकेशन, उसका सही फॉर्मेट और उस ऑफिसर का ऑफिशियल कैरेक्टर, ये सब शामिल हैं। चलिए इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को थोड़ा और सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला है सर्टिफाइड कॉपी। ये क्या है? ये किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट की वो कॉपी है जिसे ट्रू कॉपी की तरह सर्टिफाई किया गया हो। दूसरा है शैल प्रिज्यूम, जिसका मतलब है कि कोर्ट इसे सच मानने के लिए लीगली बाउंड है। लेकिन याद रखिए, ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, यानी सबूत देकर इसे झूठा साबित किया जा सकता है। और तीसरा सब्सटैंशियली इन द फॉर्म, मतलब डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कानून के हिसाब से सही होना चाहिए। देखिए, ये फ्लोचार्ट पूरी लीगल प्रोसेस को कितनी आसानी से समझाता है। सबसे पहले एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश होता है। अगर वो सारी लीगल कंडीशंस को पूरा करता है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी कि वो जेन्युइन है, यानी असली है। और इसके बाद जो होता है वो सबसे जरूरी है। सबूत का भार, जिसे हम बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं, वो दूसरी पार्टी पर चला जाता है जो उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर रही है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक जमीन के मालिकाना हक का केस चल रहा है। एक पार्टी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस से मिली लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की एक सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में जमा करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में कालिया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस केस में जो प्रिंसिपल सेट हुआ वो ये था कि सबूत का बोझ उस पार्टी पर चला जाता है जो सर्टिफाइड कॉपी की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज करती है। इस केस में कोर्ट के सामने सीधा सा सवाल था कि ये कौन साबित करेगा कि सर्टिफाइड कॉपी नकली है। तो कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि जो पार्टी ये कह रही है कि डॉक्यूमेंट फेक है, उसे ही ये साबित करना होगा। कोर्ट तो कानून के हिसाब से पहले उसे असली ही मानकर चलेगी। सेक्शन 78 के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम काम करता है, एक्टा पुब्लिका प्रोबंस से इप्सा। इसका सिंपल सा मतलब है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स खुद अपना सबूत होते हैं। उनको प्रूव करने के लिए अलग से सबूत लाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्हें रिलायबल माना जाता है। एक और मैक्सिम है जो इस सेक्शन को सपोर्ट करता है, वो है ओमनिया प्रेजमंथुर रीटे एसे एक्टा। इसका मतलब है ये मान लिया जाएगा कि सभी ऑफिशियल काम सही तरीके से किए गए हैं। ये इस बात को मजबूती देता है कि जिस सरकारी ऑफिसर ने कॉपी सर्टिफाई की है उसने अपना काम सही अथॉरिटी के साथ और सही तरीके से किया होगा। एक बात और ध्यान में रखनी है कि ये प्रोविजन कोई नया नहीं है। जो हमारा पुराना कानून था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें ये सेक्शन 79 में था। अब नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इसे सेक्शन 78 में जगह दी गई है। तो शॉर्ट में कहें तो सेक्शन 78 की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? पहला, ये जेन्युइननेस का प्रिजम्पशन बनाता है।
दूसरा, फॉर्मल प्रूफ की जरूरत खत्म हो जाती है, यानी उस ऑफिसर को गवाही देने के लिए बुलाने की जरूरत नहीं। तीसरा, ये रिबटेबल है, यानी ऑपोजिट पार्टी फोर्जरी का सबूत दे सकती है। और चौथा, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा करके कोर्ट का कीमती वक्त बचाता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है, इसे समझते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये किस तरह का प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम है या मे प्रिज्यूम। और मेंस एग्जाम में सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट से जुड़ी प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। बस 3 बातें याद रखिए। पहला, सेक्शन नंबर 78 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट सर्टिफाइड कॉपीज के लिए एक मैंडेटरी लेकिन रिबटेबल प्रिजम्पशन। और तीसरा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस, प्रीलिम्स के लिए हाई और मेंस के लिए रेलेवेंट। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम्स पर फोकस करने वाले ऐसे ही और लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर जुडिशरी या एपीओ एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का सेक्शन 79 ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। चलिए आज इसी सेक्शन को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। आज की चर्चा को पूरी तरह से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सेक्शन 79 का मतलब क्या है, फिर इसके जरूरी तत्व क्या हैं, केस लॉ के जरिए इसका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि आखिर ये सेक्शन 79 है क्या। देखिए, ये धारा न्यायिक रिकॉर्ड्स की प्रामाणिकता के लिए एक कानूनी धारणा, जिसे हम प्रिजम्पशन कहते हैं, उसकी नींव रखती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो अदालती कार्रवाई और अधिकारियों की ईमानदारी पर भरोसा करता है और इसी भरोसे से पूरी प्रक्रिया तेज और असरदार बनती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के चैप्टर 5 का हिस्सा है, जो खास तौर पर दस्तावेजों से जुड़ी उपधारणाओं यानी प्रिजम्पशंस के बारे में बात करता है। जुडिशरी और एपीओ परीक्षाओं के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आसान शब्दों में इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, ये सेक्शन कहता है कि अगर कोई खास तरह का न्यायिक दस्तावेज अदालत में पेश किया जाता है तो कोर्ट को ये मानकर ही चलना पड़ेगा, ये प्रिज्यूम करना होगा कि वो दस्तावेज बिल्कुल असली है, जेन्युइन है और उसे कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से ही दर्ज किया गया है। हाँ, जब तक कि कोई सामने आकर ये साबित न कर दे कि वो गलत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये धारणा हर डॉक्यूमेंट पर लागू हो जाएगी? जी नहीं, इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी शर्तें हैं जिनका पूरा होना लाजमी है। तो चलिए अब उन्हीं शर्तों को एक एक करके समझते हैं। देखिए, इस सेक्शन को लागू करने के लिए 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली शर्त, दस्तावेज या तो किसी गवाह का बयान हो या फिर किसी अभियुक्त का इकबालिया बयान यानी कन्फेशन। दूसरी, ये किसी न्यायिक कार्यवाही में या फिर कानून द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के सामने दिया गया हो। तीसरी, उस पर जज, मैजिस्ट्रेट या उस ऑथराइज्ड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए। और चौथी, जो कि सबसे जरूरी है, उसे कानून के मुताबिक ही दर्ज किया गया हो। तो ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है? देखिए, इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, एक वैलिड डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया जाता है। स्टेप 2, वो डॉक्यूमेंट सारी जरूरी शर्तों को पूरा करता है, जैसे सिग्नेचर्स हो गए, कानूनी प्रक्रिया हो गई, सब कुछ। और अब आता है स्टेप 3, कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगी। अब ये जो शब्द है ना, शैल प्रिज्यूम, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि कोर्ट के पास कोई चॉइस नहीं है, उसे ये मानना ही होगा कि दस्तावेज असली है और सही तरीके से लिया गया है। ये एक मैंडेटरी मतलब एक अनिवार्य उपधारणा है और ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, थियरी तो हमने समझ ली, पर असल में कोर्ट्स इस सेक्शन को लागू कैसे करती हैं? चलिए अब इसे कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों और केस लॉ की मदद से समझते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं जो अक्सर कोर्ट में होता है। मान लीजिए सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत एक मैजिस्ट्रेट किसी अभियुक्त का कन्फेशन यानी इकबालिया बयान रिकॉर्ड करता है। अब जब यह बयान ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश होता है तो फौरन सेक्शन 79 लागू हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये कानून द्वारा अधिकृत एक मैजिस्ट्रेट ने दर्ज किया है। तो कोर्ट ये मानकर चलेगी कि बयान असली है और इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही दर्ज किया गया।
इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम सिंघारा सिंह। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही साफ बात कही। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बयान को तय कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से दर्ज नहीं किया गया है तो सेक्शन 79 के तहत उसकी सच्चाई की धारणा नहीं बनाई जा सकती। मतलब साफ है, प्रोसीजर का सख्ती से पालन करना ही होगा। आपको पता है, इसी सिद्धांत के पीछे एक पुरानी लीगल मैगज़ीन भी काम करती है, एक्टा पब्लिका प्रोबैंड से इप्सा। इसका सीधा सा मतलब है कि पब्लिक रिकॉर्ड्स खुद को साबित करते हैं। ये मैगज़ीन इस बात पर जोर देती है कि न्यायिक रिकॉर्ड्स को प्रामाणिक माना जाता है और उनकी प्रामाणिकता के लिए अलग से कोई सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। एग्जाम के नजरिए से आपको क्या क्या याद रखना है। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स में इस सेक्शन से किस तरह के सवाल बन सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात जो आपको नोट करनी है वो ये है कि ये जो प्रावधान है ये पहले पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 80 में था। अब नए अधिनियम में इसे सेक्शन 79 बना दिया गया है। एग्जाम के लिए ये बदलाव याद रखना बहुत ही जरूरी है। एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट्स के मन में आता है और उन्हें कंफ्यूज करता है, क्या सेक्शन 79 में किसी तरह की सजा का भी प्रावधान है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये बात गांठ बांध लीजिए कि सेक्शन 79 सिर्फ और सिर्फ सबूत का एक नियम है, ये कोई अपराध नहीं है और इसीलिए इसमें किसी भी तरह की सजा का कोई प्रावधान हो ही नहीं सकता। एग्जाम में ये अंतर अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए इसे बिल्कुल क्लियर रखें। अब एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ खास टिप्स। प्रीलिम्स में सीधा सीधा सेक्शन नंबर या फिर उपधारणा की प्रकृति यानी कि शैल प्रिज्यूम पर सवाल आ सकता है। मेंस में सेक्शन 79 के जरूरी तत्वों पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है या फिर कन्फेशन से जुड़ा कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और हाँ, इंटरव्यू में मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बीच का फर्क अक्सर पूछा जाता है। तो चलिए जाने से पहले एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 बातें याद रखनी हैं। पहला ये है सेक्शन 79। दूसरा, इसका मूल कॉन्सेप्ट है न्यायिक रिकॉर्ड्स की अनिवार्य उपधारणा यानी मैंडेटरी प्रिजम्पशन। और तीसरा, ये सेक्शन प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है सेक्शन 79 का कॉन्सेप्ट अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे कानून से जुड़े एग्जाम्स पर ऐसी ही और जानकारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 80 को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा सेक्शन है जो कोर्ट की कार्यवाही को काफी आसान बना देता है। ये बताता है कि कुछ खास सरकारी दस्तावेज और अखबारों को कोर्ट पहली नजर में ही असली क्यों मान लेता है। तो चलिए जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सेक्शन 80 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके जो जरूरी तत्व हैं उन्हें आसान भाषा में समझेंगे। इसके बाद इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और केस लॉ देखेंगे और आखिर में जो सबसे जरूरी है, एग्जाम के लिहाज से क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, उस पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, यानी सेक्शन 80 का इंट्रोडक्शन, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रामाणिकता की उपधारणा या प्रिजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस है, ये आखिर होता क्या है। तो सेक्शन 80 जो है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के चैप्टर 5 का हिस्सा है। इस चैप्टर का नाम है दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। देखिए, इस सेक्शन का जो मूल सिद्धांत है ना, वो बहुत ही सरल है। ये कहता है कि कुछ खास किस्म के दस्तावेजों को, जैसे कि सरकारी गजेट्स, कोर्ट पहली नजर में ही असली मानकर चलेगा। अब अगर कानून की भाषा देखें तो वो कहती है कि कोर्ट हर उस दस्तावेज को असली मानेगा जो एक ऑफिशियल गजेट, न्यूज़पेपर या जर्नल होने का दावा करता है। लेकिन इसकी 2 शर्तें हैं। पहला, वो दस्तावेज कानूनी तौर पर सही फॉर्म में रखा गया हो, और दूसरा, उसे प्रॉपर कस्टडी से पेश किया गया हो। यहाँ पर शैल प्रिज्यूम शब्द पर गौर कीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका सीधा मतलब है कि कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा कि दस्तावेज असली है जब तक कि दूसरी पार्टी इसे गलत साबित न कर दे। ठीक है, तो अब इस सेक्शन को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए इसकी शर्तों को, यानी इसके जो मुख्य तत्व हैं, उनमें तोड़कर समझते हैं। इससे पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस सेक्शन को लागू करने के लिए 3 जरूरी बातें हैं। पहली चीज है नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी दस्तावेज की प्रकृति। वो कोई ऑफिशियल गजेट हो सकता है,
कोई अखबार हो सकता है या कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसे कानून के मुताबिक रखना जरूरी है। दूसरी बात है सब्सटेंशियल कंप्लायंस, मतलब उस दस्तावेज को कानूनी तौर पर बताए गए फॉर्मेट में ही मेंटेन किया गया हो। और तीसरा, जो अक्सर कोर्ट में बहस का मुद्दा बनता है, वो है प्रॉपर कस्टडी, यानी क्या दस्तावेज को सही जगह और सही व्यक्ति के पास से लाकर कोर्ट में पेश किया गया है। तो सवाल ये है कि ये उपधारणा, ये प्रिजम्पशन काम कैसे करती है? प्रक्रिया काफी सीधी है। सबसे पहले कोर्ट में एक दस्तावेज पेश होता है, मान लीजिए एक ऑफिशियल गजेट। फिर कोर्ट ये चेक करता है कि क्या ये सही फॉर्मेट और प्रॉपर कस्टडी वाली शर्तों को पूरा कर रहा है। अगर जवाब हाँ है तो बस कोर्ट उसे असली मान लेगा, हाँ, जब तक कि दूसरी पार्टी इसे चैलेंज करके गलत साबित न कर दे। चलिए अब थ्योरी से हटकर थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं, देखते हैं कि असल में कोर्ट में सेक्शन 80 कैसे काम करता है। इसके लिए हम एक बहुत ही आसान सा उदाहरण और एक महत्वपूर्ण केस लॉ देखेंगे। एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए जमीन अधिग्रहण का कोई केस चल रहा है। उसमें एक पार्टी सबूत के तौर पर ऑफिशियल गजेट की एक कॉपी पेश करती है जिसमें अधिग्रहण का नोटिफिकेशन छपा है, और ये कॉपी कहाँ से लाई गई? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से। अब क्योंकि ये एक ऑफिशियल गजेट है और इसे प्रॉपर कस्टडी से यानी कलेक्टर ऑफिस से लाया गया है, तो कोर्ट सेक्शन 80 के तहत इसे असली मानेगा। अब इसे साबित करने के लिए सरकारी प्रिंटर को बुलाकर गवाही दिलवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी केस है रामरतन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें मुद्दा ये था कि क्या ऑफिशियल गजेट में छपी हुई जानकारी को सबूत माना जा सकता है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि बिल्कुल माना जा सकता है और उनकी प्रामाणिकता को प्रिज्यूम्ड किया जाएगा, यानी असली मानकर चला जाएगा। ये केस लॉ मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है, इसे जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 80 का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये एक लैटिन लीगल मैक्सिम पर आधारित है, एक्टा पुब्लिका प्रोबेंस से इप्सा। इसका मतलब होता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स खुद ही अपना सबूत होते हैं। जैसे हमने पिछले उदाहरण में देखा, कलेक्टर ऑफिस से लाए गए गजेट को साबित करने के लिए किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वो दस्तावेज अपने आप में ही एक सबूत है। चलिए अब आते हैं इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जानना जरूरी है, खास तौर पे जुडिशरी और एपीओ के एस्पिरेंट्स के लिए। एक बात क्लियर कर लीजिए कि ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये प्रावधान पहले पुराने कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी था। अब इसे नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 80 के तहत जगह दी गई है। जो कानूनी सिद्धांत हैं वो बिल्कुल वही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अक्सर एक सवाल मन में आता है कि क्या इस सेक्शन के उल्लंघन पर कोई सजा है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। याद रखिए, सेक्शन 80 कोई पीनल सेक्शन नहीं है, ये सजा नहीं देता। ये सिर्फ सबूतों से जुड़ा एक नियम है, एक रूल ऑफ एविडेंस है जो बताता है कि कोर्ट को कुछ दस्तावेजों को कैसे ट्रीट करना है। अब बात करते हैं एग्जाम की। प्रीलिम्स में सीधा सवाल आ सकता है कि सेक्शन 80 के तहत किन दस्तावेजों को असली माना जाता है, या फिर इस प्रिजम्पशन का नेचर क्या है, यानी ये मे प्रिज्यूम है या शैल प्रिज्यूम। और अगर मेंस की बात करें तो प्रॉपर कस्टडी पर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, या फिर किसी अखबार या गेजेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छा, इसका एविडेंशियरी वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, यानी एक खंडनीय उपधारणा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि भले ही कोर्ट शुरू में दस्तावेज को असली मान लेगा, लेकिन दूसरी पार्टी के पास ये मौका होता है कि वो सबूत पेश करके ये साबित कर दे कि दस्तावेज या तो नकली है या फिर उसे प्रॉपर कस्टडी से नहीं लाया गया है। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन करते हैं। 3 बातें बिल्कुल याद रखनी है। पहली, सेक्शन है 80 BSA 2023। दूसरी, इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि कोर्ट गैजेट्स और न्यूज़पेपर्स जैसे दस्तावेजों को असली मानेगा अगर वो प्रॉपर कस्टडी से आए हैं। और तीसरी बात, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए। अगर सेक्शन 80 के तहत एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को असली मान भी लिया जाए, तो क्या इसका ये मतलब है कि उसमें छपी हुई हर बात को भी सच मान लिया जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी अन्य परीक्षाओं के बारे में और जानने के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही जरूरी सेक्शन को, सेक्शन 81।
ये सेक्शन आज के डिजिटल जमाने में इलेक्ट्रॉनिक सरकारी दस्तावेजों को कानूनी तौर पर कैसे देखा जाएगा इस बारे में है, और इसीलिए ये साक्ष्य कानून का एक बेहद अहम हिस्सा बन जाता है। अच्छा, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपनी चर्चा को 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले सेक्शन 81 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि ये प्रैक्टिस में कैसे लागू होता है, पुराने और नए कानून में क्या फ़र्क है, और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के नज़रिए से कौन से पॉइंट सबसे ज़रूरी हैं उन पर फोकस करेंगे। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, सेक्शन 81 का परिचय। सीधे शब्दों में कहें तो ये सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में पेश किए गए सरकारी गज़ट की ऑथेंटिसिटी, मतलब उसकी असलियत के बारे में कोर्ट क्या मानकर चलेगा, इस प्रिजम्पशन से डील करता है। यह सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के चैप्टर 5 के अंदर आता है, जिसका नाम है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स। और एक बात साफ है, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिए यह सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेक्शन की जो सबसे मुख्य लाइन है वो कहती है कि कोर्ट हर उस इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को जेन्युइन मानेगा जो ऑफिशियल गैजेट होने का दावा करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सरल भाषा में, अगर कोर्ट में कोई ई गैजेट पेश किया जाता है तो कोर्ट पहली नज़र में उसे असली ही मानेगा, जब तक कि कोई ये साबित न कर दे कि वो नकली है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि कोर्ट ये प्रिजम्पशन कब लागू करेगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनका पूरा होना जरूरी है। चलिए इन जरूरी एलिमेंट्स को एक एक करके समझते हैं। इस सेक्शन के 4 मुख्य तत्व हैं। पहला, जो रिकॉर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, वो एक ऑफिशियल गज़ट होना चाहिए। तीसरा, उसे कानून के हिसाब से सही फॉर्मेट में रखा गया हो। और चौथा, और ये बहुत जरूरी है, उसे प्रॉपर कस्टडी से पेश किया जाना चाहिए। प्रॉपर कस्टडी का मतलब है उसे उस अथॉरिटी या उस इंसान ने पेश किया हो जिसके पास उसे रखने का कानूनी हक है। तो कोर्ट असल में एक प्रोसेस फॉलो करता है। पहले वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसका फॉर्मेट देखेगा और फिर कस्टडी वेरीफाई करेगा। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो कोर्ट शैल प्रिज्यूम करेगा। यहाँ शैल प्रिज्यूम शब्द बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि ये एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा जब तक कि कोई इसके खिलाफ सबूत ना दे। चलिए अब अगले भाग पर चलते हैं। थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं कि असल में प्रैक्टिस में ये सेक्शन कैसे काम करता है, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट कोर्ट जजमेंट्स पर भी नजर डालेंगे। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोर्ट में किसी पार्टी को एक नया नियम साबित करना है और वो सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ ई गैजेट का पीडीएफ पेश करते हैं। तो सेक्शन 81 के हिसाब से अगर ये पीडीएफ एक ऑफिशियल सोर्स से आया है और सही दिख रहा है तो कोर्ट इसे जेन्युइन नोटिफिकेशन मानकर चलेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात हो रही है तो कुछ लैंडमार्क केसेस को देखना बहुत जरूरी है, जैसे कि अनवर पीवी और अर्जुन पंडित राव खोटकर के मामले। इन मामलों ने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में एडमिसिबल बनाने के लिए सर्टिफिकेशन के जरूरी नियम तय किए हैं। ये नियम सेक्शन 81 के प्रिजम्पशन के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब सेक्शन 81 तो कहता है कि मान लो, लेकिन ये केसेस बताते हैं कि उस मानने को चैलेंज कैसे किया जा सकता है। और पता है, इस सेक्शन के पीछे जो कानूनी सोच है वो 2 बहुत पुराने और महत्वपूर्ण लीगल मैक्सिम्स पर आधारित है। पहला है एक्टा पुब्लिका प्रोबांसे इप्सा, जिसका मतलब है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स खुद ही अपना सबूत होते हैं। और दूसरा है ओमनिया प्रेज्यूमेंटुर रिते एसे एक्टा, मतलब ये माना जाता है कि सारे ऑफिशियल काम सही तरीके से किए गए हैं। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि इस नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने कानून के मुकाबले क्या नया किया है, मतलब कानून को मॉडर्न कैसे बनाया है। यहां हम साफ साफ देख सकते हैं, जो हमारा पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था वो मुख्य रूप से फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, मतलब कागजी दस्तावेजों पर फोकस करता था। हाँ, बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए नियम जोड़े गए, पर वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड नहीं थे। लेकिन नया कानून बीएसए 2023 शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को एक्सप्लिसिटली शामिल करता है। ये दिखाता है कि कानून अब ई गवर्नेंस और डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग की सच्चाई को अपना रहा है। ओके, अब आते हैं सबसे क्रूशियल हिस्से पर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। यहां हम सेक्शन 81 की एविडेंशियरी वैल्यू और एग्जाम से जुड़े कुछ खास टिप्स पर बात करेंगे। तो इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है? पहला, ये ऑथेंटिसिटी का प्रिजम्पशन है। दूसरा, शुरू में किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाकर इसे साबित करने की जरूरत नहीं है।
और सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन है, मतलब एक खंडनीय उपधारणा। इसे चैलेंज किया जा सकता है अगर ये साबित कर दिया जाए कि इसमें कोई छेड़छाड़ हुई है या ये प्रॉपर कस्टडी से नहीं आया है। अब एग्जाम्स के लिए एक प्रो टिप, प्रीलिम्स में सीधा सेक्शन नंबर या प्रिजम्पशन के टाइप यानी शैल प्रिज्यूम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। वहीं मेंस की बात करें तो ई-गैजेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए सब कुछ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। 3 बातें हैं जो बिल्कुल नहीं भूलनी है। पहला सेक्शन है 81। दूसरा, कोर्ट ऑफिशियल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जेन्युइननेस को शैल प्रिज्यूम करेगा। और तीसरा, ये एक रिब्यूटेबल प्रिजम्पशन है, यानी इसे चुनौती दी जा सकती है। ये 3 पॉइंट्स इस पूरे सेक्शन का निचोड़ हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर आधारित सवालों का सामना करने के लिए तैयारी पूरी है? जुडिशरी, एपीओ और कानून की अन्य परीक्षाओं से संबंधित और भी लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। नमस्कार, आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शंस 82 से 87 पर बात करेंगे। ये सेक्शंस उपधारणा यानी प्रिजम्पशन के एक बहुत ही खास पहलू से डील करते हैं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से यह टॉपिक बहुत ज़रूरी है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या कोर्ट में पेश होने वाले हर सरकारी दस्तावेज, हर पावर ऑफ अटॉर्नी को साबित करने के लिए गवाह बुलाना पड़ेगा? अगर ऐसा होने लगे तो कोर्ट की कार्यवाही तो बहुत ही लंबी और मुश्किल हो जाएगी। इसी बड़ी समस्या का एक सरल समाधान देते हैं सेक्शंस 82 से 87, जो कि एक तरह का लीगल शॉर्टकट है। इन सभी सेक्शंस की जो नींव है वो एक ही सिद्धांत पर टिकी है, उपधारणा करेगा, या जिसे हम कहते हैं शैल प्रिज्यूम का नियम। ये समझना बहुत जरूरी है कि कानून में इस फ्रेज का असल मतलब क्या होता है। देखिए, जब कानून शैल प्रिज्यूम कहता है तो ये कोर्ट के लिए एक तरह का निर्देश है, एक कमांड है। मतलब जब भी इस नियम के तहत कोई दस्तावेज कोर्ट के सामने आएगा तो कोर्ट को उसे असली मानकर ही चलना होगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, लेकिन ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अगर दूसरा पक्ष मजबूत सबूतों के साथ आता है तो इस उपधारणा को गलत भी साबित किया जा सकता है। इसको और आसानी से समझने के लिए सोचिए, ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह है। जैसे हमारे फ़ोन में कुछ सेटिंग्स पहले से होती हैं, वैसे ही कोर्ट इन दस्तावेज़ों के लिए जेन्युइन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर चलता है। हाँ, इस सेटिंग को बदला जा सकता है, लेकिन इसे बदलने की जिम्मेदारी यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस पक्ष पर होगा जो दस्तावेज पर सवाल उठा रहा है। तो सवाल यह है कि ये शैल प्रिज्यूम का नियम आखिर किन-किन दस्तावेजों पर लागू होता है। चलिए सेक्शन 82 से लेकर 87 तक एक-एक करके इसे समझते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 82, जो सरकारी नक्शों और प्लान्स के बारे में है। अगर कोई नक्शा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी के तहत बना है तो कोर्ट ये मानकर चलेगा कि वो असली है और बिल्कुल सटीक है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी एक्सेप्शन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर कोई नक्शा खास तौर पर किसी केस के लिए ही बनवाया गया है तो उसे अलग से साबित करना पड़ेगा। इसके बाद है सेक्शन 83। ये लॉ बुक्स और कोर्ट डिसीजंस की रिपोर्ट्स के बारे में है। कोई भी कानून की किताब या लॉ रिपोर्ट जो सरकारी अधिकार के तहत छापी गई हो, उसे कोर्ट असली मानेगा। इससे होता यह है कि अदालती कार्रवाई में कानूनों और पुराने फैसलों का रेफरेंस देना बहुत आसान हो जाता है। अब आते हैं सेक्शन 84 पर, जो कि मुख्तारनामे यानी पावर ऑफ अटर्नी से जुड़ा है। ये एक बहुत ही आम और ज़रूरी दस्तावेज है। अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी किसी नोटरी पब्लिक, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने बनाई गई है तो कोर्ट ये उपधारणा करेगा कि इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट और ऑथेंटिकेट किया गया है। आज के डिजिटल ज़माने में सेक्शंस 85, 86 और 87 तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों से जुड़े हैं। सेक्शन 85 डिजिटल सिग्नेचर वाले ई-एग्रीमेंट्स को वैध मानता है। सेक्शन 86 सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की प्रामाणिकता की उपधारणा करता है और सेक्शन 87 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट में दी गई जानकारी को सही मानता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि नियम क्या हैं, पर असल में कोर्ट में इन उपधारणाओं का इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए अब ये देखते हैं कि जुडिशियल प्रोसेस पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए, प्रक्रिया काफी सीधी है। जैसे ही इन सेक्शंस में बताया गया कोई दस्तावेज कोर्ट में पेश होता है और वो सारी शर्तों को पूरा करता है तो कोर्ट फौरन शैल प्रिज्यूम का नियम लागू कर देता है। और इसका सबसे बड़ा असर क्या होता है? सबूत का भार यानी बर्डन ऑफ प्रूफ तुरंत दूसरे पक्ष पर चला जाता है।
चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जमीन का कोई झगड़ा है। एक पार्टी सरकार का सर्टिफाइड नक्शा पेश करती है। सेक्शन 82 के तहत कोर्ट उस नक्शे को सही मानेगा। अब दूसरी पार्टी को यह साबित करना होगा कि उस नक्शे में कोई गलती है या वो असली नहीं है। इससे पहले पक्ष का कितना समय और मेहनत बच गई। तो आखिर इन उपधारणाओं का एविडेंशियल वैल्यू क्या है? ये 4 बातें पक्की करता है। ये मैंडेटरी है, जिससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। ये रिबटेबल है, जिससे न्याय होता है। ये सबूत का बोझ कम करके कोर्ट का कीमती समय बचाता है। और हाँ, ये डिजिटल युग की जरूरतों को कानूनी मान्यता भी देता है। कानून सिर्फ वो नहीं है जो लिखा गया है, बल्कि वो भी है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं जिन्होंने इन सेक्शंस के एप्लीकेशन को और भी साफ किया है। जुगराज सिंह बनाम जसवंत सिंह का मामला पावर ऑफ अटर्नी के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सेक्शन 84 के तहत अगर पावर ऑफ अटर्नी एक नोटरी के सामने बनी है तो कोर्ट को उसकी वैधता की उपधारणा करनी ही पड़ेगी। ये एक बहुत मजबूत प्रिजम्पशन है। असल में ये फैसला एक बहुत पुरानी कानूनी कहावत पर आधारित है, ओमनिया प्रेस्यूमेंट टू रिटे एसे एक्टा। इसका आसान सा मतलब है कि ये मानकर चला जाता है कि सभी ऑफिशियल काम सही तरीके से ही किए गए हैं जब तक कि कोई इसके खिलाफ सबूत ना दे। यही सिद्धांत इन सभी सेक्शंस की आत्मा है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के मामले में अनवर पीवी और अर्जुन पंडित राव के केसेस ने नियम तय किए हैं। इन फैसलों में कोर्ट ने कहा कि ठीक है, प्रिजम्पशन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कोर्ट में पेश करने से पहले जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है उसका पालन करना भी अनिवार्य है। चलिए अब आते हैं अपने विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो सीधे तौर पर हमारी परीक्षा की तैयारी से जुड़ा है। देखते हैं कि इस चैप्टर से क्या खास बातें याद रखनी हैं। एक जरूरी बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के ये प्रावधान पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि कानूनी कॉन्सेप्ट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जिससे तैयारी में आसानी होती है। एग्जाम के लिहाज से ये याद रखें कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ सकते हैं, जैसे सेक्शन 84 में किस तरह की उपधारणा है, और मेंस में पावर ऑफ अटॉर्नी या ई एग्रीमेंट पर आधारित प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करने के लिए बस 3 बातें याद रखनी है। पहला, सेक्शन का ग्रुप है 82 से 87। दूसरा, कोर कॉन्सेप्ट है शैल प्रिज्यूम, यानी मैंडेटरी बट रिबटेबल प्रिजम्पशन। और तीसरा, ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत जरूरी है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे कानून से जुड़े एग्जाम्स पर ऐसे ही और जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर धनश्री योगेश कदम। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के चैप्टर 5 को समझने वाले हैं, जिसमें सेक्शंस 88 से लेकर 91 तक दिए गए हैं। ये पूरा अध्याय डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई प्रिजम्पशंस यानी कि उपधारणाओं के बारे में है। तो देखिए आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले चैप्टर वी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इन चारों सेक्शंस को एक एक करके समझेंगे, कोर्ट रूम में इनका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे, इसके पीछे का लीगल फ्रेमवर्क क्या है वो जानेंगे, और हाँ, आखिर में एविडेंशियल वैल्यू और एग्जाम टिप्स के साथ एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो ये सेक्शंस कुछ खास तरह के डॉक्यूमेंट से जुड़ी प्रिजम्पशंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स, किताबें और इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से देखें तो ये सेक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इन सेक्शंस को समझने के लिए ना सबसे ज़रूरी है मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम का फ़र्क जानना। देखिए, मे प्रिज्यूम का सीधा सा मतलब है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, मतलब उनकी मर्जी है, वो चाहें तो किसी फैक्ट को साबित मान लें या फिर उसका सबूत मांग सकती हैं। लेकिन जहां शैल प्रिज्यूम लिखा है वो मैंडेटरी है, मतलब अनिवार्य। कोर्ट को उस फैक्ट को साबित मानना ही होगा जब तक कि उसे गलत साबित ना कर दिया जाए। चलिए अब इन 4 इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशंस को एक एक करके सेक्शन वाइज समझते हैं। शुरुआत करते हैं सेक्शन 88 से। ये फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स की सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में है। इसमें 3 शर्तें हैं। पहली, वो एक फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड की कॉपी हो, दूसरी, वो उसी देश के कानून के हिसाब से सर्टिफाइड हो, और तीसरी, उसे भारत सरकार के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने वेरीफाई किया हो। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो कोर्ट उसकी जेन्युइननेस और एक्यूरेसी को प्रिज्यूम कर सकती है। और यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये एक डिस्क्रेशनरी प्रिजम्पशन है, मतलब कोर्ट के लिए ये मानना जरूरी नहीं है
ये मे प्रिज्यूम की कैटेगरी में आता है। अब आते हैं सेक्शन 89 पर। यह सेक्शन किताबों, नक्शों और चार्ट्स के बारे में है। सोचिए, अगर कोई ऐसी किताब या नक्शा कोर्ट में पेश किया जाता है जो पब्लिक इंटरेस्ट का है और केस के लिए रेलेवेंट भी है, तो कोर्ट ये मान सकती है कि उसे उसी ऑथर ने लिखा है और उसी समय और जगह पर पब्लिश किया है जैसा कि उस पर लिखा है। याद रखिएगा, ये भी एक मे प्रिज्यूम प्रोविजन ही है। इसका मतलब है कि कोर्ट को यहां भी डिस्क्रेशन का अधिकार है और वो चाहें तो सबूत की मांग कर सकते हैं। सेक्शन 90 ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस जैसे कि ईमेल से जुड़ा है। कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है कि जो मैसेज मिला है वो उसी इंफॉर्मेशन से मैच करता है जो कंप्यूटर में फीड की गई थी। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। कोर्ट ये प्रिज्यूम नहीं करेगी कि मैसेज भेजा किसने है। सेंडर की आइडेंटिटी को अलग से साबित करना पड़ेगा। तो जैसा सेक्शन 88 और 89 में था, सेक्शन 90 भी मे प्रिज्यूम के दायरे में ही आता है। यह भी पूरी तरह से कोर्ट के विवेक पर ही निर्भर करता है। और अब आता है सेक्शन 91, जो इन चारों में सबसे अलग है। ये उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में है जिन्हें पेश ही नहीं किया जाता। मान लीजिए कोर्ट किसी पार्टी को नोटिस देके कोई डॉक्यूमेंट लाने को कहती है और वो पार्टी उसे पेश नहीं करती, तो कोर्ट ये मान लेगी कि वो डॉक्यूमेंट ड्यूली एग्जीक्यूटेड, अटेस्टेड और स्टैम्प्ड था। और यहीं पर है सबसे बड़ा बदलाव। ये एक शैल प्रिज्यूम प्रोविजन है, मैंडेटरी है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया तो कोर्ट को यह मानना ही होगा कि वो सही तरीके से बनाया गया था, जब तक कि इसका उल्टा साबित ना हो जाए। तो चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये प्रिजम्पशंस असल में कोर्ट में कैसे काम करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए, एक सिविल सूट चल रहा है। पार्टी ए यूके की एक कोर्ट के सर्टिफाइड ऑर्डर पर रिलाई करती है। ये आता है सेक्शन 88 के अंदर और कोर्ट में प्रिज्यूम कि ये ऑर्डर असली है। अब पार्टी बी को एक जरूरी ईमेल पेश करने को कहा जाता है, लेकिन वो नहीं करती। यहां पर सेक्शन 91 लागू हो जाएगा और कोर्ट शैल प्रिज्यूम कि वो ईमेल ड्यूली एग्जीक्यूटेड था और ये प्रिजम्पशन पार्टी बी के खिलाफ जाएगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ किया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल होने के लिए कानूनी शर्तों को पूरा करना ही होगा। ये प्रिंसिपल सेक्शन 90 जैसे प्रोविजंस के पीछे की सोच को और मजबूत करता है। इन सेक्शंस को और बेहतर समझने के लिए हमें इनके पीछे के लीगल प्रिंसिपल और लेजिस्लेटिव कॉन्टेक्स्ट को भी देखना होगा। एक बहुत मशहूर लीगल मैक्सिम है, ओमनिया प्रेज्यूमेंटर रिटे एसे एक्टा। इसका मतलब है, ये माना जाता है कि सभी काम सही ढंग से किए गए हैं। इन सेक्शंस के तहत जो ऑफिशियल और जुडिशियल एक्ट्स के सही होने की प्रिजम्पशन ली जाती है, वो इसी फिलॉसफी पर आधारित है। एक और बात जानना जरूरी है कि ये प्रोविजंस कोई एकदम नए नहीं हैं। ये प्रिंसिपल्स पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी थे। अब इन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शंस 88 से 91 के तहत कॉडिफाई और अपडेट कर दिया गया है, जिससे पुराना लीगल फ्रेमवर्क आगे भी जारी रहे। चलिए अब सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर आते हैं और इन सेक्शंस की एविडेंशियरी वैल्यू और कुछ जरूरी एग्जाम टिप्स पर फोकस करते हैं। तो शॉर्ट में समझें तो सेक्शंस 88, 89 और 90 डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशंस हैं, जहां कोर्ट की अपनी मर्जी चलती है और ये रिब्यूटेबल भी हैं। वहीं सेक्शन 91 एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, जिसे कोर्ट को मानना ही पड़ेगा, हालांकि ये भी रिब्यूटेबल है। और हां, सेक्शन 91 में एविडेंस छिपाने वाली पार्टी के खिलाफ एक एडवर्स इन्फ्रेंस भी निकाला जाता है। अब एग्जाम्स के लिए कुछ खास टिप्स। प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल आ सकता है कि कौन सा सेक्शन में प्रिज्यूम है और कौन सा शैल प्रिज्यूम। साथ ही हर सेक्शन की कंडीशंस पर भी सवाल बनते हैं। मेंस की बात करें तो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं और सेक्शन 90 पर केस लॉ के साथ शॉर्ट नोट लिखने को भी कहा जा सकता है। चलिए सब कुछ भूलने से पहले एक तेज फाइनल रिवीजन कर लेते हैं, ताकि सब दिमाग में बैठ जाए। क्विक रिवीजन के लिए बस 3 चीजें याद रखनी है। सेक्शन 88 फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड्स मे प्रिज्यूम, सेक्शन 89 किताबें नक्शे मे प्रिज्यूम, सेक्शन 90 इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस मे प्रिज्यूम और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 91 पेश न किए गए डॉक्यूमेंट्स शैल प्रिज्यूम। बस इतना याद रखना है, पहले 3 डिस्क्रेशनरी और आखिरी वाला मैंडेटरी। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाती हूं कि कानून इन प्रिजम्पशंस के जरिए जुडिशियल एफिशिएंसी और सच को खोजने के अल्टीमेट गोल के बीच बैलेंस कैसे बनाता है। जुडिशरी, एपीओ और कानून से जुड़ी और भी परीक्षाओं की तैयारी के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।
नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर धनश्री। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन के बारे में, सेक्शन 92। ये सेक्शन डील करता है उन डॉक्यूमेंट से जो 30 साल से भी ज्यादा पुराने होते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, एक कोर्ट किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पर कैसे भरोसा कर सकती है जो 30 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है उसके गवाह या उसे बनाने वाले लोग अब इस दुनिया में हो ही ना। तो कैसे यकीन किया जाए? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 92 में। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं, सेक्शन 92, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक हिस्सा है। और हाँ, जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये सेक्शन बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये पुराने डॉक्यूमेंट्स की सच्चाई, मतलब कि उनकी ऑथेंटिसिटी को साबित करने के प्रोसेस को काफी आसान बना देता है। चलिए अब बेयर एक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है उसे देखते हैं। ये कहता है कि जहां कोई डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराना लगता है या साबित हो जाता है और उसे ऐसी कस्टडी से पेश किया जाता है जिसे कोर्ट सही मानती है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर सकती है। अब इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसका सीधा मतलब है कि अगर कोई 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट सही जगह से, मतलब प्रॉपर कस्टडी से कोर्ट में लाया जाता है, तो कोर्ट ये मान सकती है कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट असली है। ठीक है, तो अब इस सेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए इसके जो जरूरी हिस्से हैं, यानी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, उनको एक एक करके तोड़कर समझते हैं। इसके बाद आई प्रॉमिस ये सेक्शन आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, इस सेक्शन के 3 सबसे मेन पिलर्स हैं। पहला, डॉक्यूमेंट कम से कम 30 साल पुराना होना चाहिए। और ये 30 साल कब से गिने जाएंगे? डॉक्यूमेंट बनने की तारीख से लेकर जिस दिन उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है उस तारीख तक। दूसरा, उसे प्रॉपर कस्टडी से पेश किया जाना चाहिए, मतलब एक उचित अभिरक्षा से। और तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ मे प्रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मे का मतलब है कि ये कोर्ट की मर्जी है, उसकी डिस्क्रिशनरी। तो अब अगला सवाल दिमाग में यही आता है ना, कि आखिर ये प्रॉपर कस्टडी या उचित अभिरक्षा है क्या? कोर्ट कैसे तय करती है कि कोई कस्टडी प्रॉपर है या नहीं? इस कॉन्सेप्ट को समझना प्रैक्टिकल लिहाज से बहुत जरूरी है, खासकर जब मेंस एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड सवाल आते हैं। तो कोर्ट ना एक तरह की चेकलिस्ट फॉलो करती है ये तय करने के लिए। स्टेप 1, क्या डॉक्यूमेंट 30 साल पुराना है? चेक। स्टेप 2, क्या उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया है? चेक। स्टेप 3, क्या उसे ऐसी कस्टडी से लाया गया है जिसे कोर्ट प्रॉपर मानती है? चेक। और अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, तब आता है स्टेप 4। कोर्ट अपनी सूझबूझ, अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये मान सकती है कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। चलिए इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है ए, जिसके पास एक जमीन है। अब वो उस जमीन के 35 साल पुराने टाइटल डीड्स, मतलब मालिकाना हक के कागजात, कोर्ट में पेश करता है। अब आप खुद सोचिए, जमीन के असली कागजात किसके पास होने चाहिए? जाहिर है मालिक के पास। तो ये जो कस्टडी है, इसे ही प्रॉपर कस्टडी माना जाएगा। ये एक बिल्कुल नेचुरल और लॉजिकल जगह है उन कागजों के होने की। देखिए, लॉ सिर्फ बेयर एक्ट में नहीं होता, असली लॉ तो कोर्ट के जजमेंट्स में जिंदा रहता है। तो अब ये देखना बहुत जरूरी है कि हमारे कोर्ट्स ने, जजों ने सेक्शन 92 को कैसे समझा है, कैसे इंटरप्रेट किया है। एक बहुत ही लैंडमार्क केस है शीतलदास वर्सेस संतराम। इस केस में कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया कि प्रॉपर कस्टडी कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये एक अनिवार्य शर्त है, एन एसेंशियल कंडीशन है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर कस्टडी से नहीं आया तो कोर्ट प्रिजम्पशन ले ही नहीं सकती। बात खत्म। ये एक नॉन नेगोशिएबल कंडीशन है। अब एक और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है ओम प्रकाश वर्सेस शांति देवी का केस। इसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रिजम्पशन है ना, ये रिबटेबल है, मतलब इसका खंडन किया जा सकता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दूसरी पार्टी को पूरा हक है कि वो सबूत पेश करे और ये साबित कर दे कि भाई ये डॉक्यूमेंट तो जाली है, इसमें फ्रॉड हुआ है। इस पूरे सेक्शन के पीछे एक लीगल मैक्सिम, एक कानूनी सिद्धांत काम करता है। वो है ओमनिया प्रेसमंचू रिटे एस्से एक्टा। इसका मतलब है कि हर काम को सही तरीके से किया हुआ माना जाता है जब तक कि उसे गलत साबित न कर दिया जाए। लॉ भी यही मानकर चलता है कि भाई अगर कोई डॉक्यूमेंट इतना पुराना है और सही जगह पर रखा हुआ था तो यही माना जाएगा कि उसे सही तरीके से ही बनाया गया होगा। तो ठीक है,
मान लिया कोर्ट ने सेक्शन 92 के तहत प्रिज्यूम कर लिया कि डॉक्यूमेंट असली है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका असर क्या होगा, इसका कानूनी वजन, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या होगी, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। चलिए अब ये समझते हैं। तो देखिए, इसके कई बड़े असर होते हैं। पहला, कोर्ट मान लेगी कि डॉक्यूमेंट पर जो सिग्नेचर है, जो हैंडराइटिंग है, वो सब असली हैं। दूसरा, कोर्ट ये भी मान लेगी कि उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट और अटेस्ट किया गया था। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अब उसे साबित करने के लिए अटेस्टिंग विटनेस को ढूंढ कर लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, बट इस प्रिजम्पशन को तोड़ा जा सकता है अगर ये साबित हो जाए कि डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्जरी या फैब्रिकेशन हुई है। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, ये कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ये प्रोविजन पहले भी था, पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 90 में। अब जो नया कानून है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उसमें इसे सेक्शन 92 में जगह दी गई है। तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है, बस सेक्शन का नंबर बदल गया है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एग्जाम टिप्स। जुडिशरी और एपीओ की तैयारी करने वालों को इस सेक्शन से क्या-क्या बातें जरूर याद रखनी चाहिए, आइए उस पर फोकस करते हैं। देखिए, प्रीलिम्स के लिए 2 बातें रख लीजिए, डॉक्यूमेंट की उम्र यानी 30 साल और प्रिजम्पशन का नेचर यानी मे प्रिज्यूम। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मेंस के लिए प्रॉपर कस्टोडी के कॉन्सेप्ट पर एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और इंटरव्यू में आपसे मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम के बीच का फर्क पूछा जा सकता है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें जो आपको याद रखनी है। पहला, सेक्शन नंबर, सेक्शन 92, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। दूसरा, इसका कोर कॉन्सेप्ट, 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट अगर प्रॉपर कस्टडी से है तो कोर्ट उसे ऑथेंटिक मान सकती है। और तीसरा, प्रिजम्पशन का नेचर, ये डिस्क्रेशनरी है यानी मे प्रिज्यूम, और रिब्यूटेबल है यानी इसका खंडन हो सकता है। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही क्लियर और फोकस्ड लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, गंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असिस्टेंट प्रोफेसर धनश्री योगेश कदम, और आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन 93 को विस्तार से समझेंगे। तो आज की हमारी चर्चा में हम देखेंगे कि सेक्शन 93 आखिर है क्या, इसके सबसे ज़रूरी तत्व कौन से हैं और कोर्ट में ये कैसे लागू होता है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस लॉ और पुराने कानून से इसकी तुलना भी करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरी बातें हैं उन पर भी हम नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि सेक्शन 93 आखिर कहता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 93 की। ये आता है चैप्टर वी के अंदर, जिसका नाम है प्रिजम्पशंस एज टू डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं। जुडिशरी और एपीओ एग्जाम्स के लिहाज से ये सेक्शन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, खासकर आज के डिजिटल दौर में जहां ज़्यादातर सबूत इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। अच्छा, ये तो हुई बेयर एक्ट की भाषा, जो थोड़ी मुश्किल लग सकती है। चलिए इसे एकदम आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मान लीजिए कोई ईमेल है या कोई डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट जो कम से कम 5 साल पुराना है, और उसे कोर्ट में एक ऐसी जगह से पेश किया जाता है जिसे कोर्ट प्रॉपर कस्टडी यानी सही अभिरक्षा मानता है, तो कोर्ट ये मानकर चल सकता है कि उस पर जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो उसी व्यक्ति ने लगाया है जिसका वो सिग्नेचर बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस सेक्शन को और गहराई से समझने के लिए इसके की इंग्रेडिएंट्स यानी कि इसके जो सबसे जरूरी तत्व हैं उन्हें एक एक करके देखते हैं। इस सेक्शन के लागू होने के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी दस्तावेज डिजिटल होना चाहिए, कागजी नहीं। दूसरा, वो 5 साल पुराना होना चाहिए, और ये 5 साल कब से गिने जाएंगे? जिस दिन वो बना था उस दिन से लेकर जिस दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। तीसरा, प्रॉपर कस्टडी, मतलब उसे किसी भरोसेमंद सोर्स से लाया गया हो। चौथा, उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का होना भी जरूरी है। और देखिए, सबसे जरूरी शब्द है मे प्रिज्यूम। इसका मतलब ये कोर्ट की मर्जी है, उसका विवेक है, कोर्ट को ये मानना ही पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो सोचिए कोर्ट में ये सब कैसे होता होगा, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले सबूत के तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश किया जाता है। फिर कोर्ट का पहला सवाल होता है, क्या ये 5 साल से ज्यादा पुराना है? अगर जवाब हाँ है तो अगला सवाल आता है, ये आया कहां से है, क्या इसकी कस्टडी प्रॉपर है?
और अगर ये सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं तब जाकर कोर्ट ये मान सकता है कि हाँ, इस पर लगा हुआ सिग्नेचर ऑथेंटिक है। चलिए अब थ्योरी को साइड में रखते हैं और देखते हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोर्ट के अंदर ये सेक्शन कैसे काम करता है। लॉ इन एक्शन जिसे हम कहते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको एग्जाम्स में भी बहुत काम आएगा। मान लीजिए ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है। ए कोर्ट में एक ईमेल चेन पेश करता है जो 6 साल पुरानी है। इस ईमेल में कॉन्ट्रैक्ट की सारी शर्तें हैं और बी का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी है। अब ये ईमेल ए की कंपनी के ऑफिशियल सर्वर से निकाला गया है, जिसे कोर्ट बिल्कुल प्रॉपर कस्टडी मान सकता है। तो ऐसे में कोर्ट सेक्शन 93 का इस्तेमाल करके ये मान लेगा कि सिग्नेचर बी का ही है। अब बोझ, बर्डन ऑफ प्रूफ, सीधा बी पर चला गया। अब बी को साबित करना पड़ेगा कि ये सिग्नेचर उसका नहीं है। अब जब भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात होती है तो एक केस का नाम लिए बिना बात अधूरी रहती है। वो लैंडमार्क केस है अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। ये केस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के फील्ड में एक तरह से बाइबल माना जाता है। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ गाइडलाइंस तय कर दी कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को एविडेंस में कैसे माना जाएगा और क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। भले ही ये केस पुराने एक्ट के समय का है, पर इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो आज भी सेक्शन 93 जैसे प्रोविजंस की बुनियाद हैं। कानून में एक बहुत पुरानी कहावत है, एक लीगल मैक्सिम, ओमनिया प्रेज्यूमेंटर रीटे एसे एक्टा। सुनने में मुश्किल है पर मतलब बहुत सीधा है। यही माना जाएगा कि हर काम सही तरीके से किया गया है। सेक्शन 93 बस इसी प्रिंसिपल को डिजिटल वर्ल्ड में ले आता है और ये प्रिज्यूम करता है कि एक पुराना इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सही तरीके से ही लगाया गया होगा। तो अब ये समझते हैं कि इस प्रिजम्पशन की एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, यानी सबूत के तौर पर ये कितना मजबूत है और ये पुराने कानून से कैसे अलग और बेहतर है। कुछ बातें गांठ बांध लीजिए। पहली, ये प्रिजम्पशन रिबटेबल है, मतलब इसे झुटलाया जा सकता है। दूसरी पार्टी सबूत लाकर इसे चैलेंज कर सकती है। दूसरी बात, ये केस को आसान बनाता है। आपको शुरुआत में ही किसी एक्सपर्ट को बुलाकर सिग्नेचर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तीसरी, प्रॉपर कस्टडी नॉन नेगोशिएबल है, ये तो चाहिए ही चाहिए। और आखिर में, जैसा हमने कहा, ये पुराने जमाने के 30 साल वाले रूल का नया डिजिटल अवतार है। तो देखिए, फर्क साफ है। पुराना कानून था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसका सेक्शन 90 कागजी दस्तावेजों की बात करता था और वो भी 30 साल पुराने। अब नया कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 और इसका सेक्शन 93 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करता है और टाइम लिमिट घटाकर सिर्फ 5 साल कर दी गई है। ये दिखाता है कि हमारा कानून टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जुडिशरी और एपीओ एस्पिरेंट्स को इस सेक्शन से क्या क्या याद रखना है? देखिए, प्रीलिम्स के लिए 2 चीजें बिल्कुल रट लीजिए, सेक्शन 93 और 5 साल। इस पर सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। और मेंस के लिए तैयार रहिए, या तो इस पर एक शॉर्ट नोट लिखने को आएगा या फिर आपको एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे हमने ए और बी वाला एग्जाम्पल देखा था, और आपको बताना होगा कि सेक्शन 93 अप्लाई होगा या नहीं। तो चलिए जाते जाते एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बस 3 बातें दिमाग में रखिए। पहला, सेक्शन 93। दूसरा, 5 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और प्रॉपर कस्टडी। और तीसरा, ये एक मे प्रिज्यूम वाली सिचुएशन है, शैल प्रिज्यूम नहीं। ये 3 पॉइंट्स याद रखेंगे तो एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। तो ये था सेक्शन 93 का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। जुडिशरी, एपीओ और दूसरे लॉ एग्जाम से जुड़े ऐसे ही लीगल कंटेंट के लिए गंगा एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।